हेलो स्टूडेंट, क्लास 8 का मैथ्स का क्वेश्चन पेपर है। मिड टर्म एग्जाम 23-24 सेशन के लिए हाफ ईयरली का क्वेश्चन पेपर है। जिन बच्चों का ये एग्ज़ाम हो चुका है वो अपने आंसर्स चेक कर सकते हैं एंड कमेंट करके बताइएगा कैसा गया आपका एग्ज़ाम। तो ये इसका क्वेश्चन पेपर का सेक्शन ए करने जा रहे हैं अभी हम, और फिर सेक्शन बी भी करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में आपको सेक्शन सी और डी का सोल्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंड कमेंट्स करके बताइए कैसा गया आपका एग्ज़ाम। ठीक है, अभी हम इंग्लिश मीडियम को डिस्कस कर लेते हैं। तो सेक्शन ए के क्वेश्चंस देख लेते हैं। द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन है आपके पास 3z + 10 = 7। इसका आपको सोल्यूशन निकालना था। तो सोल्यूशन देखिए कैसे निकालते हैं। z के लिए सॉल्व करना था। सोल्यूशन का मतलब होता है z के लिए सॉल्व करना। तो यहाँ पे हमारे पास 3z + 10 = 7 इक्वेशन है। अब यहाँ से 3z को तो यहीं रखिए, ये +10 को इधर ले जाइए क्योंकि नंबर को नंबर के पास ले जाना चाहिए, ये सबको पता होगा। 10 को इस साइड ले जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, -10 हो जाएगा। एंड ये प्लस है और ये माइनस है तो माइनस कर देना, और 10 - 7 3, बट साइन जो होता है वो बड़े का लगता है तो माइनस का साइन लग जाएगा। एंड 3z अगर -3 है तो z निकालना है ना। अब ये 3 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ के डिवाइड में चला जाएगा, तो ये 3 से 3 कट के -1 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। तो किस किस का ये आंसर आया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फर्स्ट का आंसर आपका -1 आएगा, ए ऑप्शन करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अदर टू, देन द मेजर ऑफ दैट एंगल। एक एंगल ट्राइंगल का इक्वल है बाकी इसके दो के सम की। तो कंडीशन लगाते हैं, एक एंगल सम ऑफ अदर टू है। तो देखिए मान लो एंगल ए है, एक ट्राइंगल के अंदर 3 एंगल होते हैं ABC। तो एंगल ए क्या बोला है, एक एंगल अगर मैं ऐसे बनाऊँ तो मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, तो कंडीशन क्या दी है, ये वाला एंगल ए बाकी दो के सम के इक्वल है ना, यानी बी और सी के सम के इक्वल है। तो अगर आपको पता है एक ट्राइंगल के अंदर तीनों का सम कितना होता है 180, तो ए किसके बराबर है, बी और सी के सम के। तो बी और सी की जगह क्या रख दोगे, एंगल ए ही रख दोगे। इनके सम की जगह आप एंगल ए रख दोगे, तो एंगल ए डबल एंगल ए हो जाएगा, है ना। वन एंगल ए जुड़ के डबल एंगल ए हो जाएगा। एंगल ए निकालना है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा 180, तो 90 आ गया। यानी कि जो एंगल बाकी के दो के सम के इक्वल होता है तो वो 90 डिग्री होता है। और ऐसा ऐसा कौन सा ट्राइंगल है जिसमें एक एंगल बाकी दो के सम के इक्वल होता है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल में ही पॉसिबल है। इसलिए इसका वो जो एंगल है वो जो सम के बराबर आया था वो 90 डिग्री होना चाहिए, और सम कितने के बराबर होना चाहिए, वो भी 90 डिग्री है। तो इसका आंसर 90 डिग्री होगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर 5x - 5, 10x + 35, लार्जर एंगल निकालना था। मोस्टली क्वेश्चन वही आए जो मैंने एक दिन पहले आपको कराए थे। तो जिन बच्चों ने भी वीडियोस देखी थी एक दिन पहले की, तो उनका अच्छा एग्जाम गया होगा। कमेंट करके बताइएगा कैसा एग्जाम गया। तो आपको एक पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल बोले गिवन है और आपको लार्जर एंगल निकालने को बोला है। तो देखो, तो आपको पता होना चाहिए एक पैरेललोग्राम ABCD में क्या होता है कि जो एडजेसेंट एंगल होते हैं वो एक ही साइड में बनते हैं। देखो AB साइड अगर मैं ले रही हूँ तो एडजेसेंट क्या बनेंगे, A और B, यानी दो एंगल जिनकी सेम साइड हो उनको एडजेसेंट एंगल कहते हैं। तो AB एडजेसेंट एंगल है, या फिर BC भी ले सकते हो, BC साइड में ना B और C, या फिर A और D, तो कोई भी ले सकते हो। तो मान लो A और B एडजेसेंट एंगल ले लिए मैंने। इनका एक मेरे को 5x - 5 दिया हुआ, एक दूसरा आपको 10x + 35 दिया हुआ है। और आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए एक पैरेललोग्राम में A और B एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है। ठीक है, एडजेसेंट समझ आ गया। AB सेम साइड पे बनने चाहिए दो एंगल। तो AB साइड पे दो एंगल कौन कौन से बने, A और B, या फिर AD साइड पे दो एंगल कौन से बने, A और D, कोई भी दो ले सकते हो आप। तो एंगल A दिया है 5x - 5 और एंगल B आपको गिवन है 10x + 35, और इनका सम यानी प्लस कर दो, और इक्वल्स टू कितना होता है 180, क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है। अब आपको x के लिए सॉल्व करना आता है ना, x को x के साथ प्लस करो, 5x और 10x लाइक टर्म्स है ना, तो लाइक को लाइक के साथ प्लस करते हैं 15x। -5 और 35 ये भी लाइक टर्म्स है, ये आपस में प्लस माइनस हो जाएंगी, बट इनके साथ नहीं होगी क्योंकि ये अनलाइक हो जाएगा, है ना। तो x को x के साथ प्लस करना है, नंबर को नंबर के साथ प्लस माइनस करना है। तो -5 + 35 माइनस हो जाएगा, 30 बचेगा, और जो बड़ा है उसका साइन लग जाएगा, एंड इक्वल टू 180। एक्स को यहीं पे रखो, एक्स वाली टर्म को, नंबर वाली टर्म को इधर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगी क्योंकि यहाँ प्लस में है। अब ये 150 आ जाएगा माइनस करके। देन एक्स निकालना है तो 15 मल्टीप्लाई में है ना, तो डिवाइड में चला जाएगा। तो जब भी कोई एक्स के साथ मल्टीप्लाई में हो तो डिवाइड में आ जाता है। तो 15 से कट के ये 10 आ जाएगा, एक्स की वैल्यू 10 आ गई। बट एक्स की वैल्यू नहीं निकालनी, लार्जर एंगल निकालना है। तो सोचो इसमें से बड़ा एंगल कौन सा है, माइनस करके ये 5x है और ये 10x है, तो बड़ा कौन सा होगा, ये वाला होगा ना।
तो हमें 10x प्लस 35 की वैल्यू निकालनी है। ये इन दोनों का इन दोनों में से लार्जर एंगल ये वाला होगा, क्योंकि 10x है और ये 5x है, तो ये लार्जर एंगल होगा। अब आप देखो लार्जर एंगल में x जो आपने निकाला है ना वो यहाँ पे रख देना था, तो 10x है तो 10 तो ये वाला, और x मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा जो आपने निकाला है, x की जगह पे 10 रख दिया, और यहाँ भी 10 था, प्लस का 35, 10 10 या 100 होता है, फिर प्लस 35 करोगे तो 135 इसका आंसर है। कमेंट करके बताइए किस किस का ये आंसर आया। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी 135 एंगल आना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस ऑफ ए प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 1 इन 1799। 1799 में आपको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू 1 की निकालनी है और फिर उसके बाद डिफरेंस करना था। तो देखिए 1799 में 1 की अगर प्लेस वैल्यू निकालते हैं तो प्लेस वैल्यू का मतलब क्या है, 1 की निकालनी है ना, तो पहले 1 लिखो और इसके बाद कितने डिजिट्स है, 3 डिजिट्स है। तो ये तो छोटे बच्चों का खेल है ना प्लेस वैल्यू निकालना, तो जिसकी निकालनी होती है वो नंबर लिख दो और उसके बाद जितने डिजिट है उतनी जीरो लगा दो। एंड फेस वैल्यू का मतलब 1 की फेस वैल्यू तो 1 ही होनी चाहिए, है ना। तो अब इनका डिफरेंस निकालना है तो इसमें से इसको माइनस कर दो, तो ये 999 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी है। तो किस किस का ये आंसर आया कमेंट करके बताना। 999 यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्वायर नंबर एंड विद डिजिट 4। एक स्क्वायर नंबर है जो 4 पे एंड हो रहा है, मतलब स्क्वायर है वो, और वो 4 पे एंड हो रहा है, एंड यूनिट डिजिट इन द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर। तो उस नंबर के स्क्वायर रूट पे यूनिट डिजिट कितना होगा। अब उल्टा क्वेश्चन है, अभी तक जो आपके एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन था ना, तो मान लो कोई डिजिट दे देते थे 4 3 2, तो बोलते थे इसके स्क्वायर में यूनिट डिजिट में कितना आएगा, तो हम इसकी यूनिट डिजिट का क्या करते थे, स्क्वायर करते थे और फिर बता देते थे। बट यहाँ पे उल्टा दिया है, यहाँ पे अब की बार हमको स्क्वायर ऑफ नंबर तो ऑलरेडी दे रखा और उसके रूट के अंदर बोला है कि कौन सा यूनिट डिजिट आएगा। तो यहाँ पे देखो आपको कंडीशन क्या दी, जो भी स्क्वायर है उसके पास तो कितना है 4 है, एंड में 4 है, मान लो आगे कुछ डिजिट्स होंगे बट एंड में 4 है। ओके, अब आपको इसके स्क्वायर रूट में पूछा है, स्क्वायर में नहीं पूछा, स्क्वायर रूट में पूछा है ना, तो आपको 4 का स्क्वायर नहीं करना, आपको वो देखना है कि 4 का मतलब 4 का जब भी एंड में 4 हो तो उसके रूट में एंड यूनिट डिजिट क्या आएगा। तो आपको ये तो पता है ना 2 का स्क्वायर 4 होता है, आपको इसमें स्क्वायर नहीं करना, आपको देखना है कि 4 किस किस के स्क्वायर में आता है। तो 4 देखो एक तो 2 के स्क्वायर में आता है और एक 8 के स्क्वायर में आता है। तो आप 2 का स्क्वायर अगर 4 है तो 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है ना, ऐसी 8 का स्क्वायर अगर 64 है तो 64 का रूट कितना होता है 8 होता है। तो आपको तो अब की बार उल्टा कंडीशन लगानी है कि 4 जो अगर यूनिट डिजिट में है लास्ट में, तो वो किस किस उसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो किस किस में आएगा, तो वो या तो 2 उसके यूनिट डिजिट में या तो 2 आएगा या 8 आएगा। तो आंसर क्या होगा 2 और 8, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। तो किस किस बच्चे ने ऐसा आइडिया लगाया बताना। उल्टा नहीं करना था, यहाँ पे स्क्वायर नहीं करना था, यहाँ पे सोचना था 4 किस किस के स्क्वायर रूट के अंदर आता है। तो एक तो 4 का रूट क्या होता है 2 होता है और एक रूट 64 का, तो यानी कि 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है और ऐसी 64 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है ना। तो जब 4 होगा तो या तो 2 में आएगा लास्ट में, या 4 होगा तो 8 में आएगा। तो यानी यूनिट डिजिट या तो 2 होगा या 8 होगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, 2 और 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द क्यूब रूट ऑफ -1000। देखो अगर ये क्वेश्चन में -100 का स्क्वायर रूट होता, -100 का स्क्वायर रूट, तो क्या होता, तब ये पॉसिबल नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि -100 का मतलब 10 की स्क्वायर है ना, और -1 इंटू 10 का स्क्वायर, अगर ऐसे करते आप, ऐसे माइनस को अलग कर लेते, -1 इंटू 10 का स्क्वायर। तो देखो 10 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो स्क्वायर रूट में से 10 तो बार है तो एक 10 आ जाएगा, बट -1 का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस पर मैं पावर 2 लगाऊंगी ना तो +1 हो जाएगा, है ना, जबकि हमें -10 चाहिए। तो यानी कि इसका मैं स्क्वायर नहीं लिख सकती, क्योंकि वो -1 की जगह +1 बन जाएगा। तो यानी -1 कोई पेयर में नहीं बन रहा ना, तो पेयर में नहीं बन रहा तो इसका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है। अगर -100 का स्क्वायर रूट बोलते तो वो पॉसिबल नहीं होता, बट अगर -1000 है तो उसका क्यूब रूट पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि देखो -1000 को आप लिख सकते हो -10⁻3, क्योंकि 1000 है तो 10⁻3 आएगा। अब इसमें -1 को आप अलग कर लो और 10 की क्यूब को, अब देखो चाहे आप इसे -1 लिखो चाहे -1 का क्यूब, इसको खोलोगे -1 का क्यूब तो -1 ही तो मिलेगा, तो चाहे -1 लिखो चाहे -1 क्यूब। यहाँ पे हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि -1 पे अगर मैं स्क्वायर लगाती हूँ तो वो +1 हो जाएगा, जिससे इसका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं हो रहा। बट -1 को हम -1 का क्यूब लिख सकते हैं ना, इसलिए
इसका क्यूब रूट पॉसिबल हो जाएगा। तो -1 पे भी क्यूब लग गया और 10 पे भी क्यूब लग गया। अब क्यूब रूट का मतलब आपको पता है कि 3 यहाँ होता है, तो यहाँ पे 3 3 के पेयर में से एक एक नंबर बाहर आ जाता है। तो ये 3 बार है तो ये एक बार बाहर आ जाएगा, ये भी 3 बार है तो ये भी एक बार बाहर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? -10। तो जो कि ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। अगर ये स्क्वायर रूट बोलता -100 का तब पॉसिबल नहीं होता, बट क्यूब रूट पॉसिबल है माइनस वाले का, तो -10 इसका आंसर है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन का लेवल ऑप्शन जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है थोड़ा सा अपर लेवल है, थोड़ा सा किसी किसी क्वेश्चंस में, बट बाकी सेक्शन बी सी डी तो इजी आए हुए आपके। द नंबर ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ n एंड स्क्वायर्स ऑफ n+1। तो यहाँ पे आपका वैसे क्वेश्चन आपका NCERT से ही है, बट थोड़ा सा ना इन्होंने डिजिट्स की जगह ना सिंबल दे दिया, n और n+1 का स्क्वायर्स का के बीच में कितने स्क्वायर नंबर्स होंगे। तो ऐसे आपने देखे होंगे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपने देखे थे ना, 25 का स्क्वायर और 26 का स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करते थे आप? 25 का स्क्वायर 26 का स्क्वायर, यानी कॉन्जिक्यूटिव नंबर के जब भी स्क्वायर के बीच में नंबर पूछे जाते थे तो आप क्या करते थे? इन दोनों को ऐड कर देते थे और फिर बीच वाला बिटवीन बोला तो इसलिए -1 भी कर देते, बताया था मैंने ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे 25 और 26 कॉन्जिक्यूटिव होते थे, इसलिए हम इनका जो स्क्वायर का डिफरेंस होता था ना वो हमेशा इनके ऐड के ही क्या होता था? इक्वल होता था। और साथ में बिटवीन है तो इसलिए हम लास्ट में -1 करते थे। अब यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे 25 की जगह इन्होंने n दे दी और ये n+1, तो कॉन्जिक्यूटिव भी तो बना दी, एक n है और एक n+1 है। और कॉन्जिक्यूटिव्स के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर है? तो जैसे हम इसको और इसको प्लस कर रहे हैं ना, 26 और 25 को और फिर -1, बुक का ही क्वेश्चन था ना ये वाला, तो यहाँ पे अभी सिंबल फॉर्म में दे दिया ये क्वेश्चन। तो यानी कि मैं इसको इसमें क्या करूँगी? प्लस करूँगी, यही वाला फॉर्मूला, और फिर बिटवीन वाले नंबर है तो -1 करूँगी। अब n और n 2n+1 हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो यानी कि कितने नंबर आ जाएंगे बीच में? 2n। तो इसका ऑप्शन आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? इसमें से कौन सा करेक्ट है? देखो 5 × 10 की 2 की पावर 3 को हम 10 की पावर 3 नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर ये 3 लिखना है तो यहाँ पे भी 3 पावर होनी चाहिए थी, तभी पावर सेम होती तो हम एक बार लिखते हैं और बेस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये ऑप्शन गलत है। यहाँ पे भी देखो, यहाँ 2 पावर है, यहाँ 5 पावर है, तो हम 7 नहीं लिख सकते क्योंकि बेस अलग अलग है ना, तो पावर जोड़ी नहीं जा सकती। 5 की पावर 0, 202 की पावर 0, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। रीज़न क्यों? देखो 5 की 0 का आंसर भी आपका 5 की पावर 0 करोगे तब भी 1 आता है, 200 की पावर 0 करोगे तब भी 1 आता है, यानी दोनों 1 के इक्वल है, तो ये आपस में भी क्या होंगे? इक्वल होंगे, तो ये ऑप्शन भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट सेगमेंट ऑफ इक्वल लेंथ? इनमें से कौन सी सेगमेंट है जो इक्वल लेंथ को शो कर रही है? तो देखो यहाँ पे ये एक कट लगा है, यहाँ डबल कट लगा है, तो यानी ये इक्वल नहीं है, ये अनइक्वल है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे एंगल शो हो रहा है, जबकि हमें सेगमेंट बोला है, तो ये तो एंगल को शो कर रहा है, ये 2 एंगल्स को शो कर रहा है, ये एंगल में कट लगा हुआ है ना, तो ये एंगल को शो कर रहा है, जबकि हमें सेगमेंट को दिखाना है। तो सेगमेंट को देखो, ये वाली सेगमेंट है ना, एक ये और एक ये डबल कट यहाँ भी लगा, डबल कट यहाँ भी लगा, यानी सेम कट लगे ना दोनों में, तो ये वाली इक्वल सेगमेंट दिखाने का कोशिश की जा रही है। तो ये इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल फॉर्म बिटवीन मिनट हैंड एंड आर एंड। मिनट हैंड और आर एंड 6 बजे कितना एंगल बनाती है? तो देखो 6 o'clock में क्या होता है? मिनट हैंड आपकी 6 में, सॉरी आर एंड जो होती है आपकी 6 में होती है, और मिनट हैंड जो होती है आपकी 12 में होती है। यही होता है ना, छोटी जो हैंड होती है वो 6 पे होती है और बड़ी वाली 12 पे होती है। तो ये देखो आपको कितने का एंगल बन रहा है? ये आपका हाफ एंगल ऐसे बना रहा है ना, 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। 180 डिग्री के एंगल को हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं, इसलिए इसका आंसर डी ऑप्शन होना चाहिए। तो किस किस बच्चे ने ये आंसर लिखा है कमेंट करके बताना। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन जो है इसका हिंदी में देख लेते हैं। तो 11th में क्या है कि x और -3 का योगफल, मतलब सम दिया हुआ है आपको 8, तो x की वैल्यू निकालनी है। तो x और -3 का सम दिया हुआ है आपको, x और -3 का सम, x और -3 के बीच में प्लस का साइन एंड इक्वल्स टू 8 दिया है। अब प्लस माइनस आपस में क्लैश करते तो माइनस का साइन आता है। अब x निकालना है तो ये -3 यहाँ के प्लस हो जाएगा, तो 8 + 3 11, तो x का आंसर 11 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर विथ प्राइम फैक्टराइजेशन, ये आपको इस पूरे इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन दिया हुआ है आपको और इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो यहाँ तो आपको कुछ प्राइम फैक्टराइजेशन करने की भी जरूरत नहीं है, स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो पहले इसका स्क्वायर रूट का साइन लगा दो। अब देखो स्क्वायर रूट में क्या होता है ना कि हाफ पावर होती है ना, स्क्वायर रूट का मतलब हाफ पावर, तो आप ना 2 के पेयर में से एक एक नंबर बाहर निकालोगे। तो एक ये 2 2 है, 2 का पेयर है ना, तो एक 2 बाहर आ जाएगा। ऐसे ये 3 का पेयर है तो इसमें से एक 3 बाहर आ जाएगा। फिर ये एक
पेयर है तो 3 आ जाएगा, इसमें भी ये पेयर है तो ये बाहर आ जाएगा। अगर कोई सिंगल होता तो वो रूट के अंदर ही रह जाता। तो अब सारे नंबर बाहर आ गए ना, तो रूट हट जाएगा, रूट का साइन। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, 2 5 जा 10 और 3 3 जा 9, 10 9 जा 90 इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। आगे सेक्शन बी को और देखते हैं। सेक्शन सी और डी हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। सेक्शन बी के आंसर चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका था सेक्शन बी में से, द क्यूब ऑफ ए पॉजिटिव नंबर इज डिवाइडेड बाय द नंबर इटसेल्फ, द रिजल्ट इज 36, व्हाट इज द नंबर। तो बोला है कि एक पॉजिटिव नंबर है, उसका क्यूब कर रहे हैं और उसको डिवाइड कर रहे हैं उस नंबर खुद से। तो यानी कि मान लो नंबर क्या है, x है। अब क्या बोला है कि उस नंबर को हमने क्यूब किया है, यानी x का क्यूब किया है और फिर उसको डिवाइड किया उस नंबर से। ये तो बोला है क्यूब करके उसको डिवाइड किया उसी से, यानी x से ही हमने उसको डिवाइड कर दिया और इक्वल में कितना मिला 36। अब आपको पता है एक्सपोनेंट का रूल, x बेस सेम है दोनों में तो पावर माइनस हो जाती है, तो ये कट के x की पावर 2 बचेगी, है ना। और यहाँ 36 है, x स्क्वायर है, तो देखो इससे मैं 36 को 6 का स्क्वायर भी लिख सकती हूँ और 36 को चाहूँ तो -6 का स्क्वायर भी तो लिख सकती हूँ, है ना। तो 36 6 का भी स्क्वायर है और -6 का भी स्क्वायर है। तो इसलिए जब ये एक्स का स्क्वायर यहाँ से हटेगा और यहाँ रूट लगेगा, जब भी एक्स स्क्वायर हो और यहाँ एक्स निकालना हो तो स्क्वायर को हटा के यहाँ पे रूट लगाते हैं। अब ये जो रूट 36 है, ये 36 कैसे आया होगा, 6 के स्क्वायर से भी आया होगा और -6 के स्क्वायर से भी आया होगा ना, दोनों से आ सकता है। तो आंसर मेरा 6 का स्क्वायर है, तो 6 2 बार है तो 6 भी आ सकता है आंसर प्लस का, और -6 भी तो आ सकता था क्योंकि 36 तो -6 का स्क्वायर भी हो सकता है। पावर नेगेटिव पावर अगर 2 में है तो पॉजिटिव ही आंसर आएगा ना। तो यानी कि जो रूट वाली टर्म होती है ना, ये याद रखना, ये 6 का स्क्वायर भी और -6 का भी, तो इसका रूट जब करोगे आप +6 भी मिलेगा और -6 भी मिलेगा। बट क्योंकि क्वेश्चन में आपको पॉजिटिव नंबर बोला है ना, तो इसलिए आपको +6 ही लेना है, -6 को इग्नोर करना है। तो जस्ट x = 6 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, बट जब रूट लगता है तो आंसर प्लस और माइनस दोनों में आता है, बट क्योंकि पॉजिटिव बोला है तो इसलिए x + 6 लोगे आप। तो ऑप्शन x = 6 इसका आंसर होगा। कमेंट करके बताइए किस किस का ये आंसर आया है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। अ लीनियर इक्वेशन कैन बी रिटन एज ax + b = 0। कोई भी लीनियर इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी जाती है ax + b = 0 में, जहाँ पे a और b क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स होते हैं। अब आपको ये इसको सॉल्व करना है और इसको ना ये फॉर्म बनानी है, तो इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे एंड देन ये वाली फॉर्म में ले आएंगे। तो देखो आपको पता है ना इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। यहाँ इक्वल है बीच में, तो पहले तो देखो ये ब्रैकेट, पूरी ब्रैकेट के बाहर ये 3 है, तो पहले ये अंदर ब्रैकेट में अंदर दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3x से होगा तो 3x और 3 1 से होगा तो 3 1 जा 3। जब भी एक ब्रैकेट के बाहर एक नंबर हो तो ये दोनों से मल्टीप्लाई होता है, तो माइनस प्लस मल्टीप्लाई में माइनस का साइन दे देगा ना। अब ऐसी 5 को अंदर लेके जाओ, 5 2 जा 10x हो जाएगा और 5 1 जा 5 हो जाएगा। यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो प्लस का साइन लग जाएगा। फिर क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, x वाले देखो यहाँ x वाला टर्म है और ये भी x वाला टर्म है, x वाले टर्म को एक साथ लिखो और नंबर वाले टर्म्स को एक साथ लिखो। तो ये 10x को यहीं रहने देते अपनी जगह पे, इस 3x को ले जाते इधर 10x के पास। तो जब ये इधर से इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस हो रहा है। उसके बाद अगर आप इसको यहाँ लेके गए हो तो ये अपनी जगह पे रहेगा, है ना, तो इसका साइन तो चेंज नहीं होगा, बट ये वाला नंबर यहाँ आएगा क्योंकि ये तो अपनी जगह पे है, तो इसको यहाँ आना पड़ेगा। तो ये -+5 से क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। अब 2 माइनस माइनस प्लस होंगे लेकिन साइन तो माइनस का लगता है, और 10 - 3x 7x बड़े का साइन लग जाएगा। फिर x निकालना है। अब आपको यहाँ पे x निकालने को नहीं बोला, इन्होंने बोला है कि इसको ना आपको इस फॉर्म में लाना है, लीनियर इक्वेशन फॉर्म में। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, x नहीं निकालना। अब आपको ये नंबर देखो x वाली टर्म तो यहाँ होनी ही होनी चाहिए, ये जो कांस्टेंट टर्म यहाँ आई है ना कि वो भी यहीं पे आ जानी चाहिए। तो इस -8 को भी आप इधर ले आओ ताकि ये वाली फॉर्म बन जाए। तो ये वाली फॉर्म है, यही बनानी थी आपको, आंसर यही है। बट अगर आपको बाई चांस a और b निकालने को बोलते तो आप इसको इससे कंपेयर करते, तो देखो x के साथ a होता तो a कितना आ जाता 7 और b कांस्टेंट टर्म होती तो वो कितना आ जाता 8। तो अगर ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन होता a और b तो ये आंसर आ जाते, बट आपको क्वेश्चन सिर्फ इसकी फॉर्म बनानी थी, तो ये इसका आंसर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 का चॉइस वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे भी आपको एक इक्वेशन दी है, लीनियर इक्वेशन, आपको x के लिए सॉल्व करना है। तो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, 4x - 9/2 15/2 के इक्वल दिया हुआ है आपको, है ना। तो यहाँ पे x वाली तो एक ही टर्म है, बट नंबर वाली ये भी है और ये भी टर्म है। तो जब नंबर वाली 2 टर्म्स है तो इस नंबर को इधर लेके जाओ, तो ये माइनस है तो इधर जाके प्लस हो जाएगा। उसके बाद 4x को यहीं रखेंगे। अब इसका फ्रैक्शंस है तो इनका एलसीएम लेना है, बट ये डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। 2 2 सेम है ना दोनों में, तो 2 एक बार लिख दो और जब नीचे सेम होता है तो ऊपर भी एज इट इज़ लिख दिया करो।
उसके बाद ये प्लस हो जाएगा तो 24/2 एंड मल्टीप्लाई कट जाएगा 12 आ जाएगा। 4x अगर 12 है तो x कैसे निकलेगा, ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई में तो यहाँ के डिवाइड में हो जाएगा, तो x की वैल्यू 3 आंसर आना चाहिए था। किस किस का आया कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन वही आए हुए जो हमने कर लिए थे एक दिन पहले ही, तो कमेंट करके बताइएगा। मतलब वैल्यूज़ चेंज हो सकती है बट क्वेश्चन ज़्यादातर वही आए हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ 2y + 30 3y + 40 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो y निकालना था। तो देखो जब भी दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, मान लो ये एंगल ए और ये एंगल बी है और ये कॉम्प्लीमेंट्री है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है, दोनों एंगल्स का सम जो होता है ना वो 90 डिग्री होता है। अगर सप्लीमेंट्री है तो 180 होता है, बट कॉम्प्लीमेंट्री है तो 90 होता है। तो एंगल ए आपको इतना दिया हुआ है, एंगल बी आपको ये दिया हुआ है, और ये टोटल कितना होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री है तो 90 होना चाहिए इनका टोटल, इसका टोटल। अब y वालों को y वाले के साथ प्लस कर लो, 2y + 3y 5y हो जाएंगे। नंबर को नंबर के साथ सॉल्व कर लो, प्लस 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 कर दो एंड 90 एज इट इज़। 70 नंबर है तो नंबर को इधर ले जाओ इसके पास, तो ये प्लस हो रहा है, यहाँ आके माइनस हो जाएगा। उसके बाद 5y अगर 20 आ गया तो y निकालना है, तो 5 यहाँ मल्टीप्लाई में हो रहा है तो यहाँ डिवाइड में हो जाएगा, तो डिवाइड में होगा तो कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 4। तो ये करना तो आपको सबको आता ही होगा, इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो y = 4 इसका आंसर आ जाएगा, y निकालना था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर हैविंग 3 डिस्टिंक्ट डिजिट्स एंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। डिफरेंस निकालना है लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर का जिसके पास 3 डिस्टिंक्ट डिजिट हो एंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर का। अच्छा यहाँ पे ना लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर तो बनाना है बट उसके पास 3 डिस्टिंक्ट डिजिट्स होनी चाहिए। तो लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर आपको पता है 5 बार 9 लिखते हैं, ये तो सबको आता है ना, बट आपको ये नहीं लेना, आपको बोला है लार्जेस्ट 5 डिजिट तो होना चाहिए बट उसमें ना 3 डिस्टिंक्ट डिजिट्स भी होनी चाहिए। यहाँ तो सारी डिजिट सेम है तो डिफरेंट नहीं है ना, तो 3 डिस्टिंक्ट डिजिट बनाने अगर, तो देखो लार्जेस्ट बनाना है ना तो आपको ये ना मतलब कितने 5 डिजिट है ना, आपको तो 3 ही डिजिट का बनाना है तो आपको 2 डिजिट चेंज करने पड़ेंगे। अब जब भी लार्जेस्ट बोले ना तो 2 डिजिट लास्ट के चेंज किया करो, क्योंकि लार्जेस्ट बनाना है तो आगे तो बड़े ही नंबर आने चाहिए और 9 सबसे बड़ा होता है ना, तो ये वाले तो मत चेंज करना बट ये वाले चेंज कर देना लास्ट के 2, तो ये एक 8 आ जाएगा और एक 7 आ जाएगा। ओके, तो इससे लार्जेस्ट 2 डिजिट, लार्जेस्ट 3 डिजिट, लार्जेस्ट 5 डिजिट बट उसके पास 3 डिस्टिंक्ट डिजिट होंगे। ओके, और उसके बाद आपको स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाना है, बट यहाँ पे ना लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर के साथ तो कंडीशन दे रखी है 3 डिस्टिंक्ट डिजिट होनी चाहिए, बट स्मॉलेस्ट 5 डिजिट के साथ ऐसा कुछ नहीं बोला। तो यानी कि इसको, इस नंबर को ना जस्ट अगर यहाँ पे स्मॉलेस्ट 5 डिजिट के साथ अगर ये कंडीशन नहीं है तब तो ये जो आंसर आ रहा है ना, ये लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर को सिर्फ स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट सबको बनाना आता है, 1 लिख के 4 0 इससे माइनस करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इस स्मॉलेस्ट के साथ तो कुछ नहीं बोला ना कि 3 डिस्टिंक्ट डिजिट होने चाहिए, सिर्फ यहाँ पे लिख दिया कि लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर जिसके पास 3 डिस्टिंक्ट डिजिट होने चाहिए एंड किसके साथ 5 डिजिट नंबर के साथ, तो सिर्फ ये वाला लेना है। तो फिर हमें स्मॉलेस्ट 5 डिजिट का डिस्टिंक्ट डिजिट नहीं बनाना। हाँ अगर बनाना होता मान लो इसके साथ भी बोल देते ये, तो फिर 3 डिस्टिंक्ट डिजिट ऐसे बन जाते, मतलब 2 डिजिट तो डिफरेंट है ही, लास्ट का डिजिट आपको डिफरेंट करना पड़ता, तो ये बन जाता। बट यहाँ पे आपको सिर्फ इसके साथ कंडीशन दी है 3 डिस्टिंक्ट डिजिट होनी चाहिए, इसके साथ कोई कंडीशन नहीं दी, इसलिए ये एज इट इज़ लिख देना और फिर दोनों का डिफरेंस निकाल देना, तो आंसर ये होना चाहिए। ओके, अगर इसके साथ भी कंडीशन देते तब आंसर ये हो जाता, बट अभी फिलहाल ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, सिंप्लीफाई करना है 96 × 96 -4 × 4। तो यहाँ पे देखो अपॉन में 92 भी है, तो यहाँ पे 96 भी 2 बार आ रहा है और 4 भी 2 बार आ रहा है, तो आप इसे ऐसे नहीं लिख सकते हो 96 × 96 को 96 की पावर 2, ऐसे ही 4 × 4 को लिख सकते हो 4 की पावर 2 लिख सकते हो, अपॉन में साथ में 92 है। अब आपको एक आइडेंटिटी पता होगी a² - b² की, यहाँ पे आइडेंटिटी क्या होती है, a² जब -b² होता है तो एक बार a + b हो जाएगा और एक बार a - b हो जाएगा, तो सेम आइडेंटिटी यहाँ पे लगा दो, a क्या है 96 एंड b क्या है 4, एक बार a + b हो जाएगा और एक बार a - b हो जाएगा एंड अपॉन में 92, इसको प्लस करोगे तो 100 आ जाएगा, माइनस करोगे तो 92 आ जाएगा एंड बीच में मल्टीप्लाई है तो ये कट जाएगा ऊपर नीचे से क्योंकि मल्टीप्लाई है, तो सिर्फ 100 इसका आंसर आ जाएगा। किस किस का ये आंसर आया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, इसका आंसर 100 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस के आंसर समझ आ रहे हैं, है ना। चलिए एक और क्वेश्चन सेक्शन बी का है, चेक वेदर 256 इज़ अ परफेक्ट क्यूब। चेक करना था कि 256 एक परफेक्ट क्यूब है, तो देखो यहाँ पे आपको
आपको क्या करना था, 256 के प्राइम फैक्टर्स करने थे। तो 256 इवन नंबर है ना 6, तो 2 पे चला जाएगा, 2 पे, फिर 2 पे दोबारा चला जाएगा क्योंकि फिर से इवन नंबर है, फिर 2 पे जाएगा, फिर 2 पे जाएगा, फिर 2 पे जाएगा, फिर 2 पे, 2 पे, 2 पे, सब 2 पे जा रहा है। अब 256 के प्राइम फैक्टर क्या आ गए 2 2 2 2 2 आए ना सारे। कितनी बार आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 8 बार आया है, 2 3 3 6 और 2 8। तो ऐसे करके कर लिया। अब क्यूब रूट है ना, अगर आपको परफेक्ट क्यूब पूछा है तो परफेक्ट क्यूब के लिए ना 3 3 के पेयर, 3 3 के ग्रुप बनने चाहिए। तो एक 3 तो 2 बार है, मतलब एक 2 का तो ग्रुप बन गया, 3 का है ना 3 बार आ गया, फिर ये दूसरा वाला भी 3 बार आ गया। बट ये जो लास्ट वाला 2 का ग्रुप है ये 3 बार नहीं आ पाया, 2 ही बार आया है। तो ये ग्रुप 3 बार नहीं आया ना, तो आप लिखोगे सिंस 2 इज़ नॉट इन ट्रिपलेट, क्योंकि 2 की ट्रिपलेट नहीं बनी, ट्रिपलेट मतलब 3 का ग्रुप नहीं बना, तो इसलिए ये जो 256 है ये क्यूब नहीं है। ओके हाँ, ये अगर स्क्वायर पूछते तो यस बन जाता, क्योंकि स्क्वायर में तो पेयर बननी चाहिए ना, इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया और इसका पेयर बन गया। तो ये स्क्वायर तो होता परफेक्ट स्क्वायर, बट परफेक्ट क्यूब क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें ग्रुप्स 3 के बनने चाहिए। 3 का ग्रुप इसका बन रहा है, इसका बन रहा है, बट इसका नहीं बन रहा। तो क्योंकि ये लास्ट वाला 2 जो है वो ट्रिपलेट में नहीं है, इसलिए 256 क्यूब परफेक्ट नहीं होगा। तो इस तरीके से इसका आंसर नो था। तो 256 परफेक्ट क्यूब नहीं, बट परफेक्ट स्क्वायर होता है। ठीक है, तो आई होप आपके आंसर सही गए होंगे। एंड कमेंट करके बताइए, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। एंड फाइनल टर्म के एग्ज़ाम के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, तो आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना है। इसके बाद हम इसका इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर भी कर लेंगे। प्लेलिस्ट के अंदर आपको सबके सोल्यूशन का लिंक मिल जाएगा, और प्लेलिस्ट की वीडियोज़ को भी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना। अगर आपने मिड टर्म का एग्ज़ाम दे दिया तो आप फाइनल एग्ज़ाम में इनकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे, तो फाइनल एग्ज़ाम में तो फुल सिलेबस आता ना, दैट्स वाई। तो इसका सेक्शन सी और डी हम नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे। तो ये इसका सेक्शन सी के क्वेश्चंस होंगे, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। उसके बाद सेक्शन डी के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो ये सब के सोल्यूशन आपको नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक में भी इसका आंसर मिल जाएगा, तो वहाँ जाके आप चेक कर लेना। तो कैसा गया आपका एग्ज़ाम ये भी कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि औरों की भी हेल्प हो सके। एंड फाइनल एग्ज़ाम के लिए इसे अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना। तो इन सब के आंसर्स हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट में हम इसका नेक्स्ट 6 सेक्शन सी और डी का सोल्यूशन करेंगे।